बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। हमारे नए एपिसोड को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ हैं मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। अगर आप सुबह ऑफिस आने के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपने शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हमारे पास तमाम उन अफराद के लिए इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो हर के लिए तबका फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो स्कूल जाते हैं, चाहे वो कॉलेज जाते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो घर में बैठ के देखते हैं। तबका फिक्र और तबका बेफिक्र के लिए भी हमारे पास, जिनको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ उन्हें घर पे बैठ के नहीं कि आप लोगों ने टीवी देखना, और टीवी तो आपने किया हुआ है, हमें देख ही रहे हैं, अच्छी बात है। स्कूल्स खुल रहे हैं दूसरे मरहले के अंदर। इस वक्त एक बड़ी डिबेट चली कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। सो आज 8वीं 6ठी ऑनवर्ड्स जो स्कूल्स हैं वो भी खुल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं। कुछ केसेस चूंकि पहले भी सामने आए थे, हमेशा हम बार बार ये बात करें, हमें पता है कि आपको बाज़-औक़ात ये बातें बुरी भी लगती है कि क्या रोज एक ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपको रोजाना एहसास दिलवाया जाए, और बच्चे जो आज स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, इनफैक्ट मेरा नेफ्यू भी जाने वाला है, तो मेरे ख्याल से सब पेरेंट्स फिक्रमंद हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो एसओपीज का स्कूल वाले भी मेक श्योर करें, लेकिन साथ साथ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रॉपर बताकर भेजें और प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर इनके साथ स्कूल भेजें। अच्छे मास्क गिफ्ट भी कर सकते हैं आप। हाँ, वैसे ये अच्छा गिफ्ट मिल गया वो स्पाइडरमैन और मिकी माउस और डिफरेंट जो कार्टून कैरेक्टर्स उनके फेवरेट, तो बच्चे जरा शौक से पहनेंगे। खैर, एक मशवरा है, और भी मशवरे हैं और इन्फॉर्मेशन विद दैट न्यूज गर्मा गर्म भी है। हेडलाइंस पे नजर डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे आज की बड़ी खबर में एनसीओसी की, जिसका मुल्क भर में दूसरे मरहले में स्कूल खोलने का बड़ा फैसला सामने आया है और आज से मुल्क भर में 6ठी से 8वीं क्लास तक स्कूल्स को खोल दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक एसओपीज पर अमल ना करने वाले स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे और ऐसे स्कूल जो कि कोरोना के फैलाव का मौजब बन सकते हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इस सूरत हाल के बावजूद दूसरे मरहले में मिडिल दर्जे और इसके मसावी क्लासेस खोलने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जबकि तीसरे मरहले में बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल 30 सितंबर से खोले जाएंगे और स्कूल्स को खोलने के लिए एसओपी से इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है, जिस पर अमल दरामद के लिए तालीमी इदारों की इंतजामिया जिम्मेदार होगी। स्कूल खोलने का ये फैसला कितना स्मार्ट और महफूज होगा, और बात करने के लिए मुराद राज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन हैं पंजाब के। उनसे जरा इसी हवाले से बात कर लेते हैं। राज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। पहले मरहले के बाद कोरोना केसेस सामने आए थे। शफकत महमूद साहब की एनसीओसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, हमने उसका एक शॉट भी सुनवाया, तो उसके बावजूद दूसरे मरहले में आप प्रोसीड करने जा रहे हैं। हाउ स्मार्ट दिस डिसीजन इज, आपको कितना स्मार्ट लगता है ये फैसला? देखिए, पहला जब मरहला हमने खोला है तो उसमें आपको पता ही है कि रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल ठीक रहे। अब दूसरा जो हम खोलने जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तादाद बढ़ जाएगी, सो इसको डेली वॉच किया जा रहा है, वीकली वॉच किया जा रहा है, डेली डिसीजंस इसमें बनाने हैं। सो हम फेडरल के साथ भी, बाकी मिनिस्टर्स भी, एजुकेशन के सब, इस पे हम लोग तो डेली मीटिंग्स करें। तो इंशाल्लाह ताला हमारी तो यही ख्वाहिश भी है और हमारी जो कोशिश भी है कि इसकी कोरोना की तादाद को बिल्कुल लिमिटेड रखा जाए। आज से मुल्क भर में 6ठी जमात से 8वीं जमात तक की क्लासेस का आगाज हो रहा है। पंजाब में अगर कोरोना एसओपीज की बात की जाए तो किस हद तक मौसर तरीके से इस पर अमल दरामद हो रहा है? देखें, एसओपीज पे तो पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी एम्फसाइज कर सकें, जितनी भी चेकिंग कर सकें, हम कर रहे हैं। मैं तो कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितने भी आगे टाइम है उस फील्ड में ही रहूं, ताकि देखते रहें कि कहाँ पे एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। सब जगह सरप्राइज विजिट्स होंगे। इसमें ये कभी भी नहीं होगा कि मैं बता के जाऊं और मीडिया को बता के जाऊं और पूरा जो बाकी ड्रामेबाजी होती है वो इसमें नहीं होगी, क्योंकि मैं खामोशी से जाऊंगा, खुद देखना चाहता हूं कि किस तरह हो रहे हैं। अच्छा, ये हमारी पूरी कोशिश है कि एसओपीज को फॉलो किया जाए। अच्छी बात है, अगर आप खुद मॉनिटर करने जा रहे हैं, बेहतर ये भी होगा कि उस सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाए जिस सिस्टम के तहत मॉनिटर किया जाना है। ऑब्वियसली इन पर्सन भी अच्छी बात है। आपका मैसेज क्या होगा? पेरेंट्स के लिए लाजमी तो है एसओपीज को फॉलो कराया जाना, लेकिन बीइंग मिनिस्टर क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, मेरा वालिदैन को सिर्फ ये पैगाम है कि जब बच्चों को भेजें तो दो चीजें जरूर करें। एक तो मास्क पहना के भेजें, जो सबसे जरूरी चीज है कि मास्क के बगैर हम बच्चों को स्कूल एंटर नहीं होने देंगे। दूसरी चीज जो है कि अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है, उसको नजला है, उसको जुकाम है, उसको फ्लू है, उसको कोई भी सिम्टम है, तो उसको प्लीज स्कूल ना भेजें। हमारी सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट है इन दो चीजों पे, मगर मास्क के बगैर हम स्कूल में एंटर बच्चों को अच्छा, नहीं मुराद साहब, प्राइमरी स्कूल भी इसी माह के इख्तिताम पर खोल दिए जाएंगे या दूसरे मरहले के नताइज का जो इंतजार किया जाएगा उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा? दूसरे मरहले का इंतजार इसमें जरूर किया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हर चीज जो है वो कोई हतमी फैसला नहीं, और जो रिजल्ट्स हमारे पास आते जाएंगे डे टू डे, फिर हम 30th से पहले बैठेंगे जिस तरह आज हम बैठे थे,
और देखेंगे क्या सिचुएशन है कोरोना की, बाकी चीजों की, और फिर उसी वक्त फैसला किया जाएगा। अभी फिलहाल तो 30th का ही है और उसी स्केड्यूल पे हम खोलना चाहते हैं। अच्छा, हुकूमत ने असातिज़ा के लिए तो जो कोरोना टेस्ट हैं वो अपनी जेब से कराने की शर्त रखी थी, क्या अब आपको नहीं लगता कि महंगाई के इस दौर में ये सहूलत मुफ्त फराहम की जानी चाहिए? हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। देखिए, हमने पहले भी ये कहा था कि जहां जहां हमें पता लगेगा कोरोना, जिस तरह हमें पता लगा गुजरांवाला में, हमें पता लगा फैसलाबाद में, हमें पता लगा गुजरात में, इसी तरह ननकाना में, तो टीचर्स ने अपनी जेब से टेस्ट नहीं करवाया। वो गवर्नमेंट की रैंडम टेस्टिंग हो रही है और गवर्नमेंट ही जहां पे हमें पता लगता है कोरोना का कोई सिम्टम आया, कोई केस आया है, कहीं पे डिटेक्ट हुआ है, तो वहां पे जाके हेल्थ डिपार्टमेंट वाले रैंडम टेस्टिंग बच्चों की भी और टीचर्स की भी कर रहे हैं, जिसका खर्चा सारा गवर्नमेंट। सही राज साहब, चले विश यू ऑल द बेस्ट जी। इंटेंशन चूंकि गवर्नमेंट की बुरी नहीं, इंटेंशन अच्छी है। इस इंटेंशन को देखते हुए मुझे लगता है कि अल्लाह करे मजीद केसेस ना आए और तालीम बहरहाल जारी तो रखनी है, जिंदगी आगे बढ़ानी तो है। कुछ बच्चों का सिलेबस का भी इशू आ रहा था, पेरेंट्स कुछ फिक्रमंद भी हैं, कुछ रिलक्टेंट भी हैं। ओवरऑल मिला जुला एक रद्द अमल सामने आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कुछ सोच के डिसाइड किया है और अगर ये SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। मेरे ख्याल से अब तो बच्चे भी घर बैठ के बोर हो गए, वालिदैन भी, उनकी कोशिश है कि बच्चे स्कूल। ठीक है, अब आज ये भी बताएं कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, एज यू पीपल नो कि आज उनकी पेशी है और फैसला किया जाना है उनके हवाले से भी। विद दैट, नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त APC में स्पीच करने के बाद दोबारा से बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर आ चुके हैं और हुकूमत के अंदर भी कुछ इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात का, मुतज़ाद बयानात का सिलसिला जारी है। तो वी हैव अ लॉट मोर स्टफ टू डिस्कस इन आवर शो टुडे। अच्छा ठीक है, चलिए ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। भाई खाली शहर इक़्तिदार नहीं कहना चाहिए, बांग्ला हिल्स का भी शहर है, सिटी ऑफ ग्रीन भी है, बहुत ज्यादा सब्ज भी है और नीट एंड क्लीन भी है। इस्लामाबाद की बात हो रही है। फौरन। अच्छा, इससे पहले कि मजीद आगे बढ़े, शहर इक़्तिदार में खबरें क्या घर में हमारे करंट अफेयर्स के शोज में आप देखते हैं और अगर आप मिस कर देते हैं तो हम अगले दिन आपको बताते हैं कल रात खास बात के अंदर। सो देखते हैं कल रात खास बात। जी, कल रात खास बात में टू द पॉइंट के एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच मंसूर, आपने सुबह सुबह हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल रात आपके प्रोग्राम में क्या खास बात हुई? हमने कल रात मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया और ये पूरा इंटरव्यू जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का एक प्लान तरतीब दिया गया था, उसी सिलसिले में हमने तमाम तर सवालात रखे और इसके साथ साथ माजी के अंदर जहाँ पे जमहूरियत के सपोर्टर होने के दावेदार कई ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो इस APC का हिस्सा थे, उनका आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना चाह रहे हैं और माजी की गलतियों से उन्होंने क्या कुछ सीखा है। इसके साथ साथ क्या मौजूदा हुकूमत के लिए ये पार्टियां कोई मुश्किलात पैदा कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और अगर कर सकती हैं तो क्या वो जायज़ होंगी। एक हुकूमत जिसके पास मैंडेट हासिल है 5 साल पूरे करने का, क्या ये जायज़ होगा कि उसका रास्ता रोक दिया जाए या मिड टर्म इंतखाबात की तरफ चला जाया जाए? क्या ये दुरुस्त है या इस एहतसाब के अमल को दरअसल में एक रोकने की क्या ये कोशिश है? ये तमाम तर सवालात थे जो हमने शाहिद खान अब्बासी इंपॉर्टेंट थे और बड़े गर्मा गर्मी। मंसूर ये भी बता दीजिए कि अब कोर्ट ने जो गेंद है वो हुकूमत के कोर्ट में डाल दी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नवाज शरीफ साहब की वापसी, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं इस पेशरफ्त को? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ना वापस आना चाहते हैं और ना हुकूमत उनको लाना चाहती है और ना उनको हुकूमत ला सकती है। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में सियासी बयानबाजी ज़रूर होगी। हुकूमत ये कहेगी कि उन्हें वापस आना चाहिए, हम उन्हें लाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ये कहेगी वो आना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें कह रहे हैं कि वो ना आए। दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी गैलरीज के लिए ज़रूर खेलेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब बाहर ही रहेंगे, वो बाहर से खिताबात करेंगे। चूंकि पार्टी के अंदर एक इस बात का भी डर है कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर इस सारी सूरत हाल में उनकी गिरफ्तारियां होती हैं तो कम से कम एक बड़ा लीडर तो मुल्क से बाहर हो जो पार्टी वर्कर्स से और जितने भी रहनुमा हैं उनसे खिताबात कर सके और पार्टी को चलाने की सकत रखे। तो मेरे ख्याल में तमाम ये बयानात जो हैं वो अपनी अपनी पॉलिटिकल गैलरी के लिए किए जा रहे हैं। होना इसका कुछ भी नहीं है। हुकूमत मुखालिफ जो भी तहरीक चलेगी वो नवाज शरीफ साहब बाहर ही रहेंगे। ये कहा ज़रूर जाएगा कि बस अब शायद चंद दिनों में आ जाएं, थोड़े ही दिन और लगें, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक वो ठीक नहीं हो जाते
और सियासी तौर पर उनको किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, माहौल ऐसा साजगार नहीं होता, मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। लेकिन पॉलिटिकल गिमिक्री जिसे कहते हैं वो जरूर चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी राय का इजहार कर रहे थे और कल अपने प्रोग्राम में क्या खास बात हुई वो भी बता रहे थे। अच्छा जी, अब आपको बताएंगे कि आज इशारों की ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बोलने और सुनने की समाज से महरूम जो अफराद हैं उनसे इजहार यकजहती का बेसिकली ये पर्पस होता है इस दिन को मनाने का। और इसका जो आगाज़ हुआ वो 18वीं सदी में फ्रांस में हुआ और इसके लिए आज इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि इनके साथ आप एक कह लें एक इज़हार-ए-यकजहती की जाए। और एक बहुत बड़ी हमारे माशरे में ऐसे अफराद की जो कि सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। कुछ लोग पैदाइशी तौर पे इस नेमत से महरूम होते हैं और कुछ लोग बाद में किसी मसले की वजह से भी अगर महरूम हो जाते हैं तो उनसे आज इज़हार यकजहती का दिन है। अच्छा इमरान, आज इस हवाले से सॉफ्टवेयर्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि इन लोगों को हेल्प हो सके। एग्जैक्टली, इस पे काम कर रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस दिन को लेकर वो ये है कि अगर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको अपने ऊपर लायबिलिटी ना बनने दें, उनको इतना इंकरेज करें, उनको इतना सपोर्ट करें कि वो हमारे लिए एसेट के तौर पे हमारे माशरे के अंदर अपना रोल अदा करें। और मैं कई ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को आड़े नहीं आने दिया और जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से लेके चलें। हमें मुआशरती तौर पर ऐसे लोगों को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए एंड वी शुड ट्रीट देम एज हीरोज। हमारे लिए खास लोग होने चाहिए। जरूर। उस हवाले से हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट भी आपको वो दिखाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बॉल हुकूमत की कोर्ट में आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुज़िश्ता रोज रिमार्क्स दिए गए कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है। हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकाला, उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी, लिहाजा हुकूमत ही नवाज शरीफ की अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। मजीद कोर्ट का ये कहना था कि मुलजिम की हवालगी का मुआहिदा हुकूमत की सवाबदीद है, अदालत इस हवाले से कोई हुक्म नहीं देगी। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नवाज शरीफ साहब के खिताब के बाद सूरत हाल मजीद सरगर्म नजर आती है, गर्म नजर आती है और हुकूमत सरगर्म नजर आती है कि उनको वापस लाया जाए। इस वक्त सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। सो उनसे हम पूछते हैं कि अब क्या ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बात की है, जो कहा है कि अदालत इस हवाले से कोई हुक्म नहीं देगी, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं सदाकत अली अब्बासी साहब? देखिए नहीं, ये हुकूमत समझती है कि हमने बहुत हमदर्दी की उनके साथ, शायद हमदर्दी में गलती कर दी, ज़्यादा हमदर्दी कर दी। एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें लगा कि खुदा न खासा नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को खतरा है। वज़ीर आज़म समेत, कैबिनेट मेंबर समेत, मीडिया, आपकी सिविल सोसाइटी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, सबका ख्याल था कि उनको जाने देना चाहिए। सब ने, इस कौम ने तीसरी दफ़ा गलती की उनको बाहर भेज के। तो बहरहाल उनको वापस लाना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो जो अवेलेबल ऑप्शन हैं उसमें हम अपना जो हमारा वहाँ पे हाई कमीशन है उसको भी इन्वॉल्व करेंगे और इसके अलावा जो भी कानून के अंदर गुंजाइश है उसमें ला के उनको ले जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारा कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो नहीं है यूके के साथ, लेकिन कानून के अंदर जो भी तरीके हैं उनको यहाँ लाने के वो पूरे इस्तेमाल किए जाएंगे। उसमें फिर अगर वो इश्तिहारी हैं तो जिस तरह उनकी प्रॉपर्टी का प्लेज होता है, उनकी जो जामन है शहबाज शरीफ साहब, उनको भी पूरी तरह। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी की बात की जाए, तहरीक इंसाफ ने हमेशा से कहा है कि हम एहतसाब करेंगे। उनकी वापसी और कोर्ट के सामने पेश होना एहतसाब के अमल के लिए कितना जरूरी है? देखिए बहुत जरूरी हो चुका है। PTI का इंतखाबी नारा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, गरीब और अमीर के लिए कानून, और ये बड़ी उसके साथ नाइंसाफी है उस आम आदमी के साथ जो 50,000 की चोरी में अंदर गया हुआ है। इनके अरबों खरबों के इनके मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई ज़रूरी है हमारे बयानिए के लिए और एहतसाबी प्रोसेस के लिए, वरना ये एहतसाब का प्रोसेस पूरा मजाक बन जाएगा। ऐसा लगता है कि हुकूमत बड़ी मुश्किल सी, बड़ी सैंडविच सी सिचुएशन में हो गई हुई है, आ गई हुई है। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के फैसले को अब इन अदालती रिमार्क्स के बाद अब्बासी साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब नवाज शरीफ यहाँ पे थे तो जो अदालत से और जो जेल से और अस्पताल से और मीडिया से, इवन हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से जो खबरें आ रही थी वो इस तरह की थी कि खुदा न खासा अभी गए और तब गए। लेकिन जो ही वो जहाज पे चढ़े उसके बाद हुकूमत को भी अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया और उसके बाद आज दिन तक जितनी उनकी वहाँ से विजुअल्स आए, जितनी उनकी तस्वीरें आई, जो उनकी हरकत और सकनात हैं, जिस तरह वो शाट पे शाट सड़कों पे फिर रहे हैं या वो जिस तरह वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एक सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पे बजाय कि वो सजा काटें वो सियासत कर रहे हैं, तो हुकूमत को अपनी गलती का एहसास है और मेरा ख्याल है हम सब इस बात पे
खास ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप वैसे। इतनी हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत थी, लेकिन बहरहाल वो हालात थे और उस वक्त तक खुदा न खासा इनकी जान चली जाती तो उसके अलग डायनेमिक्स होते, लेकिन हुकूमत उस वक्त तक तो ठीक थी, लेकिन जब से वो जहाज पे चढ़े हैं हम सबको ये अफसोस है कि ये हमने फैसला क्यों किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नवाज शरीफ साहब की रीसेंट स्पीच है उसमें उन्होंने इदारों को बहुत क्रिटिसाइज किया, बाकायदा तौर पर नाम लेके हमारे दिफाई इदारों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो ये जेब तो नहीं देता नवाज शरीफ साहब को? 3 दफा के वजीर आजम रहे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहरहाल उनके ऊपर। आपकी क्या राय है इसके ऊपर भाई साहब? बिल्कुल आपका सवाल सही है। एक आदमी जिसकी सजा याफ्ता है और जिसको इस वक्त जेल में बंद होना चाहिए और सजा काटनी चाहिए, एक तो वो है वो सजा नहीं काट रहा, पहला जुल्म तो ये है। उसके बाद वो किसी पाकिस्तान के अस्पताल में हो, वो भी नहीं, वो उसको हमने मुल्क के कानून की जो रीच है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे इन द मॉर्निंग। क्विक ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे माइंड मैटर्स के सेगमेंट की और उसमें हमारे साथी एंकर वकार अहमद मलिक और हिना न्याजी आज हमें किस टॉपिक के हवाले से बता रहे हैं वही जानते हैं। बताइए। थैंक यू सो मच शर्मिला एंड इमरान। व्यूअर्स, हमारे साथ एक बार फिर से वकार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। वकार साहब, एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि वाकई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਗਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है, यानी कि जो खवातीन होती हैं वो कम इंटेलिजेंट होती हैं और जो मर्द हजरात हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? सबसे पहले तो मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप कितनी खूबसूरत सराइकी बोलते हैं, बहुत जबरदस्त। जी, थैंक यू। और इसी तरह के कमोबेश मेरे गांव में भी लैंग्वेज भी खैर हमारी मिलती जुलती है, और इसी तरह के कुछ थाट्स जो है मेरे गांव क्या मतलब ओवरऑल पूरी सोसाइटी में इस तरह की चीज पाई जाती है। इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें तो देखिए 20वीं सदी से पहले, यानी 19वीं सदी जब गुजरी उससे भी पहले, तो बाकायदा इस बात पे इत्तेफाक था पूरी दुनिया में कि ख़वातीन जो हैं ये ज़रा कम ज़हीन होती हैं, इस पे बाकायदा इत्तेफाक था। और उसके बाद जैसे जैसे आगे, और ये कल्चरल मामला था, उससे जैसे हम आगे आते हैं जी, तो लाइक 1875 में स्पेंसर जैसे बड़े आदमी ने लिखा कि ख़वातीन जो हैं दे आर इनकेपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, उनके अंदर एब्स्ट्रैक्शन या उसकी सलाहियत ही नहीं है, तो उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। मतलब ये तो मैं 1875 तक की बात कर रहा हूँ। ये तो हवा का एक खुशगवार झोंका आया जब ये साइकोलॉजी आई, और इन्होंने लाइक 1916-17 में जो पहली स्टडीज हैं जिन्होंने हमें बताया कि 13 या 14 साल से कम उम्र जितने बच्चों पे स्टडी की गई तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं निकला ज़ियादत के हवाले से। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त तक ये जो सोशल किस्म के टैबूज और जो प्रेशर्स हैं, ये जो ख़वातीन के ऊपर होते हैं, जो कल्चरल, ये क्योंकि उस बच्चे तो तकरीबन बराबर होते हैं, तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस जो थी उनमें कोई उसमें नहीं था, कोई फर्क नहीं था, इक्वली परफॉर्म कर रहे थे। उसके आगे जाके फिर आपको हमें एक फर्क नजर आता है। अभी आप ये देखिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये जो सिनफी तासुब जिसको हम कहते हैं, वो कितना बड़ा फर्क डालता है कि हमने गालबन ये पहले भी एक मिसाल एक जगह बताई थी खवातीन ड्राइवर्स के हवाले से। इस पे बाकायदा स्टडीज मौजूद हैं कि खवातीन इसलिए अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, स्पेशली हमारे जैसे मुआशरों में, क्योंकि जब आप बचपन में उनके साथ आपने सिनफी तासुब बरता होता है, उनको बच्चियों को आपने गुड़िया खेलने के लिए दी होती है, बच्चों को आपने बॉल और क्रिकेट और फुटबॉल खेलने को दिया होता है, तो उनकी रिफ्लेक्सेस और वो उनकी मोटर कॉर्टेक्स है वो बेहतर डेवलप हो जाता है। जब वो बेहतर डेवलप होता है तो वो बेहतर ड्राइवर साबित हो सकते हैं। लेकिन वही खवातीन, वही लड़कियां जो बचपन से क्रिकेट या वो इन स्पोर्ट्स में हैं, तो वो बहुत अच्छी ड्राइवर हैं। किसी जगह पे भी कोई ऐसा फर्क हमें जो है वो नजर नहीं आता। हम देखते हैं कि जो एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा नोट की कि एवोल्यूशन में एक्चुअली दोनों के अपने अपने काम थे। खवातीन इनको खास सर्टन काम्स करती नहीं, मर्द खास सर्टन काम करता रहा, तो जिसकी वजह से वो वाली स्किल जो है, हाँ, वो वाली जो स्किल है वो उनके अंदर बेहतर से बेहतर डेवलप होती गई। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए, आप अपनी अम्मी से पूछें, कोई ऐसी चीज के बारे में पूछें जो आप भूल चुकी हो, साल या 2 साल पहले आपने उनको कहीं दी हो, तो वो किसी बक्से में जाके एग्जैक्टली वो चीज आपको संभाली हुई मिलेगी। बिकॉज वो जो मेमोरी है, जो लोकेशन के साथ जिसका ताल्लुक है, उसमें खवातीन बहुत अच्छी हैं। बिकॉज उन्होंने हाउस होल्ड यानी काफी अर्से तक उनका एक 3, 4, 5, 10 हज़ार साल जो भी है। तो अच्छा, जो खवातीन है अगर आप उनको बाहर भेजें तो वो मैप्स के हवाले से, नेविगेशन के हवाले से आपको कमजोर मिलेंगी। वाह, उसकी वजह ये है क्योंकि बाहर ज्यादा ड्राइविंग नहीं करती है, बाहर ज्यादा नहीं ड्राइविंग तो आपका मामला है ना। मतलब हम जब 7, 8, 10 हज़ार साल की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि मर्द जो था वो हंटर था, ठीक है, वो हंट करता था, हंट के लिए बाहर जाता था, मुख्तलिफ इस तरह के मामलात के लिए जा रहा था, तो वो नेविगेशन में बहुत बेहतर होता चला गया। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि औरत जो है वो आज नेविगेशन के लिए बेहतर नहीं हो सकती, या वो मैप्स वगैरह या सब वाले से वो बेहतर हो सकती है। बस अगेन ये है कि उसको अपनी स्किल पे या उस पे लेकिन करने वकार की साहब कोशिश आजकल करनी तो चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं होते, मतलब मर्द हजरात भी वो काम कर लेते हैं जो खवातीन करती हैं और खवातीन भी वो काम कर लेती हैं जो मर्द हजरात करते हैं। एग्जैक्टली जिस तरह डेवलप कंट्रीज की आप तरफ जाएंगे तो ये जो आपने बात की एग्जैक्टली वो इस तरह होगा। लेकिन अभी यहाँ हमारे यहाँ तो बहरहाल एक बहुत बड़ी चीज़ को तकसीम absorb करने में टाइम लगता है। और बहुत बड़ी तकसीम वाज़े तौर पे नजर आती है। मैं आपको एक और तरफ एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दूं जी। कि अगर हम ब्रेन साइजेस की बात कर लेते हैं, यानी जो अब मर्द का ब्रेन साइज है और औरत का जो ब्रेन साइज है, क्या उसमें कोई फर्क है? अच्छा, यकीनन फर्क है। लेकिन वेट के हवाले से जो फर्क है वो कोई मतलब वो कितने अहमियत का काबिल नहीं है कि हम उसको बहुत कम फर्क है। फर्क चाहे ज्यादा भी हो, असल चीज ये है कि हम ब्रेन टू बॉडी रेशियो निकालते हैं। अच्छा, ठीक है, असल वो चीज अहम है। मसलन अगर हो सकता है कि हाथी का दिमाग जो है वो हमसे ज्यादा वजन का हो, बट अगेन उसका जो दिमाग बेशक हाथी का हमसे ज्यादा वजन का होगा, बट ब्रेन टू बॉडी रेशियो में वो हमसे बहुत पीछे है। सो ब्रेन टू बॉडी रेशियो में हम सबसे सुपीरियर हैं, या मतलब उसके बाद कहीं डॉल्फिन बहुत बाद में आती है या बाकी जो स्पीशीज हैं, तो ब्रेन टू बॉडी रेशियो में हम इक्वल हैं, यानी मर्द और औरत दोनों ब्रेन टू बॉडी रेशियो में इक्वल हैं। और एक्चुअली वो रेशियो अहम है क्योंकि उसका यकीनन वेट में कम है औरत का दिमाग, तो उसका जो कॉर्टेक्स है वो थिक है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। यहाँ पे एक्चुअली नेचर ने कंपनसेट करने की कोशिश की है। सो किसी भी हवाले से किसी भी एंगल से देख लें तो दोनों बराबर नजर आते हैं। सर्टन एबिलिटी, सर्टन स्किल्स हैं जो बेसिकली 7-8 हज़ार सालों से वो दोनों क्योंकि अपनी अपनी करते आ रहे हैं, उस पे उनको जरा बेहतर कमांड हासिल है, बट अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं है। और मैं आपको एक और इसकी है नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका, उसकी जो एक स्टडी है, मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ कि मतलब उन्होंने 20 साल पहले एक मेटा स्टडी थी, मतलब उसमें लाइक हजारों लोग इन्वॉल्व थे, हजारों बच्चे जिनके उन्होंने ये रिसर्च की। 20 साल पहले की उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि जो बॉयज हैं दे वर परफॉर्मिंग वेल इन मैथमेटिक्स एंड डिफरेंट। ठीक है। और 20 साल बाद की जो उनकी स्टडी है, 20 साल की बाद जो उन्होंने स्टडी की, उसमें वो दोनों बेहतर और बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब ये कि 20 सालों में ऐसा क्या हो गया है, 20 सालों में एक्चुअली कल्चर और ये तमाम जो कल्चरल एक शिफ्ट आ रहा है, जिसमें जो एक जिसको हम बराबरी सिंफी तासुब खत्म हो रहा है, जिसके नतीजे में उनकी स्टडी ये आई कि वो दोनों इक्वली परफॉर्म करें। और इसको आखिर पे इसको जिसको हम कहते हैं ना कि आखिरी कील ठोकना, जिसकी बात ही खत्म हो जाती है, वो है 1914 से 2010 तक की जितनी स्टडीज हुई हैं, जितनी स्टडीज, इसमें 12,86,000 अफराद शामिल हैं। ठीक है, 12,86,000 अफराद शामिल हैं। इतनी मेटा स्टडी जो है उसका कंक्लूजन ये निकला कि दोनों बराबर हैं। क्या बात है, इसके बाद खत्म हो जाती है बात। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। थैंक यू। वेलकम बैक, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के अंदर इसकी खूबी की है जो मुझे खुद भी कहने में अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि आपका दिन अच्छा कर देते हैं और काफ़ी हद तक आपका मिजाज भी तब्दील कर देते हैं, जो आप एक नॉर्मल शोज़ के अंदर आपको शायद देखने को नहीं मिलता। अच्छा जी, और अच्छे शोज़ की बात कर रहे हैं और अच्छे सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे जो सेगमेंट है मेरा घर में, उसमें हमारी साथी एंकर अस्मा मिनहाज हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात करवानी है। कुछ कैंडिडेट से गुफ्तगू हो रही है, तो आपको वहाँ लिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा मिनहास और आप सबका सेगमेंट मेरा घर में बहुत बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। आज मैं जिस खातून के घर में मौजूद हूँ वो एक बहुत ही दबंग किस्म की खातून हैं और उन्होंने अपनी तमाम तर ज़िंदगी में ऐसे काम किए हैं जो कोई भी दूसरी खातून करने से बहुत ज़्यादा डरती और घबराती हैं। वो अपनी तमाम तर ज़िंदगी में सोशल एक्टिविज़म करती रही हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा रही हैं, खेलों की बहुत ज़्यादा शौकीन रही हैं और यहाँ तक कि जहाज़ तक उड़ा चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की। हम उनके घर में मौजूद हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि बाकी तमाम तर शोबों में तो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, अमूर खानादारी में कैसी हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। डॉक्टर साहिबा, आप सोशल एक्टिविस्ट रही, पॉलिटिक्स में आई, डॉक्टर बनी, शादी के बाद तालीम मुकम्मल की, आपको खेलों का भी शौक़ रहा, कहाँ कहाँ तक नहीं चली गई। क्या कह के पुकारा जाए आपको? सुपर वुमन कहा जाए तो ठीक होगा? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई सुपर वुमन तो नहीं हूँ मैं,
लेकिन शायद इस सोच से ये ज़िंदगी जिए कि इस ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आना है, और अल्लाह ने जब इतनी अच्छा मौका दिया तो जो जो काम बंदा ज़िंदगी में कर सकता है वो कर दे। इसी शौक़ के लिए मुझे खेलने का भी बहुत शौक़ था, डॉक्टर बनने का भी शौक़ था, सियासत का भी शौक़ था। तो मैं तो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे सब चीज़ों का मौका दिया। अच्छा, हमें पता लगा आपने फ्लाइंग भी की है कुछ अरसा, ये भी शौक का हिस्सा था? असल में मुझे तो पायलट बनने का बहुत शौक़ था। मेरे वालिद साहब पायलट थे, पाकिस्तान एयरफोर्स में उनके फाउंडर मेंबर थे, और उनको बचपन से मैं अपने माँ बाप दोनों को आइडलाइज करती थी। वालदा मेरी डॉक्टर थी और बहुत शौक़ था कि पायलट बनूँ। अब्बा ने मेरे बहुत इंसिस्ट की कि नहीं तुम डॉक्टर बनो, इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर वुमेन। उस वक्त जब पायलट्स इस तरह अभी तक आपको पता है कि PIA वगैरह में भर्ती नहीं हो रहे थे, बल्कि जो पहली खवातीन पायलट्स हैं जिस तरह आयशा मसूद वगैरह हैं, मेरे वालिद साहब की ट्रेंड हैं। अच्छा, तो इन्होंने मुझे ये कहा कि तुम डॉक्टर बन के तो फ्लाइंग शौक से कर लेना। तो फिर डॉक्टर बनने के बाद मैंने कुछ अर्सा लाहौर फ्लाइंग क्लब में शौक किया, जाके फ्लाइंग की थी। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉमन परसेप्शन भी होता है ना कि जो खातून घर से बाहर कदम रख के काम करती हैं वो अमूर खानादारी में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो आप कैसी हैं मुझे बताएं। मेरा ख्याल लोगों का ख्याल बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहाँ तक घर का ताल्लुक है, घर रखने का तो मुझे बहुत शौक है, और मैंने बहुत हद तक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपने घर को संभाला। हाँ, ये तो हम देख रहे हैं और अभी दिखाएंगे भी ऑडियंस जी। और लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसका खाना बनाने का, वो मैंने कभी खाना पकाना सीखा भी, मतलब आता खाना पकाना, लेकिन कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि लेकिन हमारे ज़राओं से पता चला है कि आप रोटी बहुत अच्छी बनाती हैं। एक ज़माने में मतलब चपाती वगैरह बना लेती हूँ, पराठा बना लेती हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसके अलावा मैं मतलब ऑमलेट बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब आप आई हैं इस वजारत में, उसके बाद आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जारी रखी? मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में कुछ ऐसा काम है जो कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में कोई और कर नहीं रहा, वो है इन यूट्रो ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह। कुछ मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं पूरे पाकिस्तान से जो ब्लड ग्रुप जिनका नेगेटिव हो, अच्छा, और उनके एंटीबॉडीज़ बन जाएं और बच्चा जो है वो उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। तो पूरे पाकिस्तान से मेरे पास रेफरल्स आते हैं, तो उनकी ज़रूर मैं मदद करती हूँ। वजह यह है कि वो अभी तक वो एक्सपर्टीज़ जो है इस तरह डेवलप नहीं हुई। मुझे वैसे बीइंग अ डॉक्टरी का बहुत शौक़ है, मतलब मुझे ये लगता है कि एक तो खुशनसीबी है कि मेरे पास वजारत सेहत है, तो कम से कम वो जो मेरा शौक़ है वो पूरा होता रहता है। लेकिन आपके मरीज़ आपको बहुत मिस करते होंगे? जिद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे मुझसे नाराज़गी का इजहार भी करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादती है, सारी उम्र हमारे सारे ख़ानदानों ने आपको दिखाया हुआ है। क्लिनिक तो देखिए मेरा चलता है वहाँ। डॉक्टर यास्मीन एहसान हैं जो बहुत अच्छे से मेरे साथ काम करती हैं, तो वो अब सारे मेरे मरीज़ों का ख्याल करती हैं और ध्यान रखती हैं। बीच में अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो फ़ोन पे भी बात हो जाती है, राब्ता भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहिबा, जब डॉक्टरी को वक्त नहीं दे पाती हैं तो घर इतना खूबसूरत आपने कैसे मैनेज किया हुआ है, हम देखना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो इतनी उम्र के बाद तो घर को ऑर्गेनाइज कर ही लिया होता है बंदे ने। पर्टिकुलरली आप प्रोफेशनल लोग हों तो फिर तो घर को मैनेज करने के लिए ये होता है। लेकिन मेरी बहू होती है मेरे साथ, वो भी वैसे प्रोफेशनल है माशाल्लाह। वो कैडेट कॉलेज के अंदर आर्ट्स फाइन आर्ट्स की पढ़ाती हैं, फाइन आर्ट्स पढ़ाती हैं, मतलब वो भी मेरे साथ होती हैं, तो उनकी वजह से बहुत तो हद तक मेरा घर संभला रहता है। मैम, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें। असल में वैसे मुझे पेंटिंग तो इन चीज़ों का बहुत शौक है, लेकिन मेरी बहू जो है वो जैसे मैंने आपको बताया वो आर्टिस्ट हैं, और उनकी मिनिएचर्स वाज हर, मैं ये उन्हीं की पेंटिंग है। शी हैज़ डन दिस पेंटिंग। ये पेंटिंग है, एक इनकी बाहर पेंटिंग है, उन्होंने मुझे सालगिरह पे तोहफा दी थी। मैम, बच्चे जो है खफा तो नहीं होते? आप ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होगी आपकी, बिजी रहती होंगी। ये बिल्कुल उनके गिले शिकवे तो रहते हैं और उनकी शिकायत रहती है,
लेकिन मेरे बच्चे सपोर्टिव भी बहुत हैं। अगर मैं अपने सियासी कैरियर को देखूं, उन्हें जो चीज़ मैंने करना चाहिए, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। मैम यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका एक कॉर्नर बहुत प्यारा सा सजा हुआ है। मैंने ये सुना है कि आपको सियाहत का बहुत शौक है, बहुत से ममालिक में आप जा चुकी हैं। जी। जब जाती हैं तो इस नियत से शॉपिंग करती हैं कि ये उस वाली जगह पे मेरे घर में अच्छा लगेगा, ये वहाँ पे अच्छा लगेगा? नहीं, मैं जब जाती हूँ तो वहाँ की जो खास चीज़ें हैं, जो उनका खास कल्चर के साथ रिलेटेड होती so many हैं, वो years जरूर on. लेती हूँ। अच्छा। अब ये जो है ना, ये बेसिकली ये बातिक है और दिस इज समथिंग टिपिकल। ये मलेशिया का ये है कि जो ये कपड़े के ऊपर ये सारी पेंटिंग्स करते हैं, टर्किश भी और फिर नेचुरली यूरोपियन अपनी चीज़ें मैंने इस तरह रखी हुई हैं दैट आई नो। ये बेसिकली मैं इनको अपनी मेमोरीज कहती हूँ कि ये मेरी यादें हैं जो मैंने ट्रैवल किया है जगह जगह तो मुझे एग्जैक्टली याद रहता है। कितने ममालिक में वैसे घूम चुकी हैं अब तक आप? मेरे अंदाजा है, अब मेरा ख्याल है कोई 35-40 मुल्कों में तो फिर। और अभी भी कहीं जाने का शौक होगा बहुत कि शौक वहाँ है। नहीं गई, वहाँ हाँ जरूर जी, जाना? मेरी बकेट लिस्ट है, इसको मैं हमेशा बकेट लिस्ट कहती हूँ, जिसमें एक तो मैं अंटार्कटिका जाना चाहती हूँ बहुत शौक से। रियली? आपसे वैसे उम्मीद की जा सकती है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मैंने सुना आप केटू तक गई हुई हैं। जी, केटू के बेस कैंप पे 2001 में एक दफ़ा मैं गई और 2004 में गई। सो आई एम कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन ट्रैक है। मैम ये पेंटिंग्स मुझे ये पता नहीं, ये पेंटिंग्स लग तो नहीं रही। हाँ, ये पिक्चर जापान से मैं गई थी। जापान जाने का मुझे 1-2 दफ़ा मौका मिला है, 2 दफ़ा मैं जा चुकी हूँ जापान, और जापानीज कल्चर से तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। जापान अगर मैं तहजीब में कहूँ तो इतना मुहज़्ज़ब मुल्क है। मैम ये एक ऐसा कॉर्नर है जो मुझे खींच के ले आया अपनी तरफ। क्या है ये? असल में कुछ एक मिक्स सी चीज़ है, कुछ तो एंटीक है। आप देखें ना, ये तीनों जो हैं ये तो एंटीक हैं, ठीक है। और ये मैं गई थी मस्कत, तो मुझे ये एज अ ज्वेलरी बॉक्स बड़ा अच्छा लगा। हाँ। और ये बाकी चीज़ें निकनैक क्या, ये बेसिकली मैंने इंग्लैंड से उठाए थे, आउल से। और इसी तरीके से ये जो ये बनी हुई है प्लेट, ये भी वहाँ से मुझे मिली, तो मैं उठा लाई, वो एक सिल्वर कॉर्नर बन गया ना देखने के लिए। बट बेसिकली मिक्स अप चीज़ें हाँ, हैं ये। मतलब ये सारी चीज़ें आपने एक साथ नहीं खरीदी? नहीं, नॉट एट ऑल, ये तो हमारा अपना तानीस का है। मैम घर का कोई ऐसा कोना है जहाँ पे ज्यादा वक्त गुजारती हैं और पीसफुल? मैं ऊपर अपना, मेरी लाउंज है, मैं वहाँ मेरा ख्याल है दिन में ज़्यादातर वक्त मेरा ऊपर लाउंज में गुजरता है। वहाँ मैं नेचुरली जब रिलैक्स करती हूँ तो ऊपर लाउंज में होती हूँ और बाल बच्चा मेरे साथ ही होते हैं वहाँ। इट्स अ नाइस प्लेस टू रिलैक्स। जी आइए, आइए ना प्लीज चाय। मैम अच्छा, पकाने की तो आप इतनी शौकीन नहीं लगती है, खाना पकाने, खाना खाने की हैं? बहुत शौकीन। आपको मेरी सेहत से अंदाजा नहीं हो रहा? नहीं, लेकिन हमें ये भी पता लगे, आप अभी बता रही थी आप स्विमिंग भी करती हैं, इतना एक्टिव भी रहती हैं आप, इतना खाने के बाद। खाती भी तो उतना हूँ ना, अगर खाना कम कर दूँ तो कम से कम वजन ही कम हो जाएगा। कोरोना से निपटे, क्या खूब निपटे। बहुत से ममालिक हमारी जो है मिसाल भी देते हैं पाकिस्तान की। कितनी मुश्किलात आई आप लोगों को और कितनी पजीराई मिली है उसके बाद? देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ी पजीराई यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस लहर पे खड़े हैं जहाँ हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत हद तक सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। इस पे ख़ास मेहरबानी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस कई दफ़ा इन चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं होती, लेकिन एक बात ज़रूर है, मेरी टीम जिसके अंदर मेरे दोनों सेक्रेटरीज, उनकी पूरी टीम्स, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, जिस तरह हमारे स्टाफ ने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने, प्रिंसिपल्स ने, मतलब मैं नाम लेती चली जाऊँ, जिस तरीके से लोगों ने मेहनत करके ये 6 महीने में उन्होंने मरीजों का ख्याल करना, डायग्नोसिस करना, कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी, लोगों के घरों तक पहुंचना, मेरा ख्याल है जितनी मेहनत पंजाब के अंदर हुई है तो आज अल्लाह ताला ने उसका फल सामने रखा है। अच्छा मैम, थोड़ा ज़रा लाइटर सी बात करती हूँ मैं। आपको मीम्स कल्चर के बारे में पता होगा, सोशल मीडिया पे किसी की भी मीम चढ़ा देते हैं, कभी किसी पॉलिटिशियन की, कभी किसी सेलिब्रिटी की। आपके बारे में एक मीम बहुत मशहूर है और वो ये है कि आप इमरान खान साहब को बहुत से मशवरे देती हैं। कितनी सदाकत है इसमें? ये तो इमरान खान साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो मेरी बातें सुन लेते हैं, और वन ऑफ द रीजंस
मैं अपने लीडर की आई कंसिडर माई लीडर फॉर अ सिंपल रीज़न कि उनमें बड़ी कैपेसिटी है बात सुनने की और फिर जो बात उनको पसंद आती है उसको अपनाने की। अच्छा मैम, आप एक बहुत ही एक्सेप्शनल खातून रही हुई, अपनी पूरी मतलब ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। उन ख़वातीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो घर से बाहर निकलती हैं रोज़ाना कमाने के लिए, काम करने के लिए? मैं तो उनको सलाम पेश करूँगी। वजह यह है कि खातून के ऊपर जिम्मेवारियाँ हमेशा दोहरी होती हैं, माँ भी होती हैं और घर वाले उम्मीद भी बहुत रखते हैं कि और घर के काम भी सारे संभालती है। मैं तो फ्रैंकली मैं तो सोचती हूँ कि हर बच्ची को मौका मिलना चाहिए। वो मुल्क ज़रूर तरक्की करते हैं जहाँ उनकी ख़वातीन जो हैं वो भी आपके शाना बशाना खड़े होके और आपकी डेवलपमेंट के काम में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है मुल्क की उसके अंदर शामिल हो। मैम बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और आप जैसी ख़वातीन को देखते काम करते हुए देखते हमारे लिए हौसला बनता है। बहुत शुक्रिया आपका। औलिया के शहर का मौसम हमने बताया और सादत की बात हुई तो एक बहुत बड़ी सादत इस्लाम में अहम अराकीन में से हज करना भी है। बिल्कुल, और हज करने की सादत हर मुसलमान का दरीना ख्वाब होता है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी महदूद वसाइल की वजह से इस सादत से महरूम रह जाते हैं। हाल ही में सस्ते और कम लागत हज के लिए हुकूमत वक्त को कुछ तजावीज़ दी गई हैं जिस पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ताउन से काफ़ी पेशरफ्त भी हो चुकी है। बिल्कुल, और सस्ते हज के हवाले से अगर बात करें तो इसके लिए हलाल सरमायाकारी का ये एक निज़ाम है जिसको राइज करने की बात हो रही है। मलेशिया में इस हवाले से ये सिस्टम राइज है और उसको बेस बनाकर इस पे अमल किया जा सकता है। पाकिस्तान में ऑडिटर और कंसल्टेंट मियां इमरान साहब हैं जिन्होंने ये तजवीज़ रखी है। ऑक्सफोर्ड क्वालिफाइड हैं, पढ़े हैं, ग्रेजुएटेड हैं वहाँ से, उनका ये आइडिया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट है तो उनके मुताबिक वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कुछ पैसे एक सर्टन अकाउंट में डाले, गवर्नमेंट उसको हलाल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे और उससे आने वाली इनकम जब हज के खर्चे के बराबर हो तो उससे हुकूमत हज करवा दे उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो मोटी बात है जो मैं समझ पाया हूँ। बाकी के लिए भी इमरान साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम और आप तशरीफ लाए और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इस सर्टन सब्जेक्ट के ऊपर सोच रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए जो लेस प्रिविलेज्ड हैं। है क्या ये, कैसे करेंगे लोग, कैसे आप पॉसिबल बनाएंगे कि लोग कम पैसों से हज कर सके और गवर्नमेंट सपोर्ट करे उनको? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले बताता चलूँ नाज़रीन को, जो ये प्रोजेक्ट है ये मलेशियन तर्ज का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। मलेशिया के अंदर जो लोग हज करना चाहते हैं तो सरकार उनको फैसिलिटेट करती है। वहाँ पर एक निज़ाम मुतारिफ कराया हुआ है, 1963 से चल रहा है कि जो शख्स मलेशियन शहरी हज करना चाहता है वो ताबूंग हाजी TH ब्रांच कहते हैं, उन्हें TH अकाउंट में जाकर अकाउंट ओपन करवाता है, जितने भी उसके पास पैसे हैं उसमें जाके जमा करवा देता है। वहाँ पर एक इस्लामी शरई बोर्ड बना हुआ है जिसमें टेक्नोक्रेट्स हैं, उलमा दीन हैं, वो उन पैसों को रिकमेंड करते हैं कि मलेशिया के अंदर और मलेशिया से बाहर हलाल प्रोजेक्ट्स में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। वो इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से और उस पैसे से जो हलाल रिटर्न्स आते हैं उनको उनके अकाउंट स्पेसिफिक अकाउंट है जिसके तहत उसको ये प्रॉपर प्रोसीजर किया जाता है या बैलेंस जो उसके अंदर होता है। और वो लिमिट क्या होती है बेसिकली जो आप मलेशियन तर्ज का कह रहे हैं? बेसिकली इसमें कोई भी मलेशियन शहरी इन्वेस्ट कर सकता है और इसकी जो लिमिट है इब्तदाई तौर पर तो उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी थी, अभी भी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ अभी टाइम की लिमिट है। ठीक है। अगर आपने हज करना है तो आप 2 साल पहले अकाउंट ओपन करवाएं और वहाँ पर एक जो प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त, पहले तो चलता था कि जैसे ही अकाउंट में रकम बराबर हो जाती थी वो उसको भिजवा देते थे, लेकिन ये फंड इतना कामयाब हुआ मलेशिया में कि उन्होंने अब एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर वो हज करवा रहे हैं। अच्छा। अब उसमें इशू ये था कि जो लोग जिनकी पहले एप्लीकेशंस आ गई हैं और उनके अकाउंट में उतने रिक्वायर्ड प्रॉफिट्स इकट्ठे नहीं हुए हैं तो फिर उनको हज कैसे करवाया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की। उन्होंने कहा कि जी जिनकी बारी आ गई है और वो उनके अकाउंट्स में रिक्वायर्ड अमाउंट मौजूद नहीं है, गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से उनको एक लोन जनरेट करके देगी। ठीक है। जो बाद में जो ही पैसे पूरे जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से उसको एडजस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सारे पैसे जो हैं वो हज के लिए हैं, हज पे ही लगेंगे पाकिस्तान में। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला मियां साहब ये है कि लोगों को बैंकिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है, खास तौर पे जिस एज ग्रुप की या जिस इनकम ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो सारी बातें गरीब लोग हैं, उनको बैंकिंग का तो पता नहीं है, बैंक अकाउंट्स ही नहीं है बहुत सारे लोगों के। तो इसके हल के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है, इसको क्या करें? अच्छा, बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ जब हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं ना तो फिर हमारे सामने उसके मसाइल भी आते हैं और फिर
उसके साथ साथ हम उसके सॉल्यूशंस भी देते हैं। अब आप देखें कि जो आपने पॉइंट उठाया बहुत ही लॉजिकल है कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा एजुकेट नहीं है, और बैंकिंग की तरफ जाते भी नहीं है, हेजिटेट करते हैं। इस्लामिक फैक्टर भी आ जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो ये तजवीज़ मैंने दी थी, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जितने भी उलमा हैं उन सब ने इससे इत्तफाक किया है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि वहाँ पर हर आपको पता मकतबा फ़िक्र के उलमा मौजूद हैं, उनके जो हेड्स वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इससे इत्तफाक किया है और उन्होंने कहा इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, दिस कैन बी द बेस्ट पॉलिसी। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक तो सबसे पहले वो अपने सेक्ट के लोगों को एजुकेट करें कि दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट और आप इससे हज कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है गवर्नमेंट को इसमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को आम आदमी को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर छोटी सी आपको मिसाल देना चाहूँगा। हिंदुस्तान में जब उन्होंने कैश की ट्रांजैक्शन को ख़त्म करके मोबाइल बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ के लोग एजुकेट नहीं है, तो मोबाइल बैंकिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा जो नौजवान देहात के अंदर 15 लोगों को एजुकेट करेगा उसको गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देगी, ठीक है। उसको एक छोटा सा फंड इसके लिए रख दिया, एक रिवॉर्ड का फैक्टर। और वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने, जो नौजवान तबका था, एक तो बेरोजगारी वहाँ पर आपको पता थोड़ी ज्यादा, तो वो लोगों ने, नौजवान तबके ने ऐसे लोगों को मोटिवेट किया कि वहाँ पर हमारे पास वो टाइगर फोर्स चुके हैं, तो शायद हम एंगेज कर सकते हैं, हम उसको भी एंगेज कर सकते हैं और हम मीडिया को एंगेज कर सकते हैं। एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है इसमें, क्योंकि हज एक ऐसा अमल है जो आप बड़े दिल से करते हैं, अल्लाह पाक की रजा के लिए करते हैं, और लोग सालों, पूरी उम्र इनफैक्ट प्लान करते हैं हज पे जाने के लिए। उसका पैसा प्योरीफाई होना बड़ा जरूरी है, साफ सुथरा पैसा होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपको पता है हमारे यहाँ तो हलाल फूड अथॉरिटीज मौजूद हैं, हमारे यहाँ मिलावट के मसाइल है, रिश्वतों के मसाइल है, बिजनेसेस के अंदर फंड्स के प्योरीफाई होने के मसाइल है कि पैसा साफ हो। इसके लिए क्या प्रोसीजर रखे, क्या गारंटी है जो पैसा मैं आज फॉर एग्जांपल 50,000 जमा करा रहा हूँ कि 2 साल बाद ये 4 लाख हो जाएगा और मैं इससे हज करूंगा, मुझे क्या तसल्ली होगी कि ये पैसा साफ रहा है, हलाल प्रोजेक्ट्स पे लगा है। पाकिस्तान में ये मसाइल बहुत बड़े हैं, इसके लिए क्या आता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर हलाल सरमायाकारी के हवाले से उलमाए दीन और मुफ्तियान हजरात की 35 से 40 साल की मेहनत मौजूद है, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट बल्कि पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है। इसमें मलेशियन गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती है हमारी इस्लामी सरमायाकारी के हवाले से जो वर्किंग है कि हम बहुत बेहतर हैं। हाँ, बहुत बेहतर है। इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा और उनकी टीम का, क्योंकि इस्लामी सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया हुआ है और उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं कि हम जब उनको स्टडी करते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि वाकई ये 35-40 साल से कम अरसा में शायद ही मुमकिन ना हो पाता। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें। अच्छा, दूसरा ये है कि आम आदमी को ये तसल्ली देना कि आपका पैसा हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जो उलमाए दीन हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ सबसे प्राइमरी तौर पर जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहले अपने सेक्ट के लोगों को एजुकेट करेंगे और गवर्नमेंट भी इसमें एजुकेट करेगी। और हलाल सरमायाकारी के हवाले से हमारे यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, आपने कहा लोग बैंक्स की तरफ नहीं आते हैं, हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उससे ज़्यादा जो है इस वक्त इस्लामिक बैंक्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है और कमर्शियल बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो कमर्शियल से हटकर इस वक्त इस्लामिक में कन्वर्ट हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो दीनी तबका है वो इस्लामिक बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रहा है और उनको यकीन है कि ये पैसा हलाल है और हलाल रिटर्न इसके ऊपर आ रहे हैं। अच्छा मियां इमरान साहब, एक मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को देना चाहें, क्योंकि कुछ कंसर्न्स भी होंगे और इस हवाले से कुछ पेशरफ्त भी हुई है, क्या चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं और आप लोग इस पर और ये कब तक डूएबल है जो आप बता रहे हैं, कब तक लोग ये कर पाएंगे? कम पैसे रखें फिर वो 2 साल के बाद इतने ज्यादा हो जाए कि वो हज कर लें, कब तक हो पाएगा? अच्छा, मैं इसमें बताता चलूँ कि इसकी जो करंट पोजीशन ये है कि इस पर जो एक्ट है वो पिछले 1.5 साल के प्रोसीजर के अंदर एक्ट तैयार हो गया है। ये भी पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है कि 1.5 साल के अंदर एक एक्ट का तैयार हो जाना, एक्ट तैयार हो चुका है और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है उसमें इस आइडिया को डिस्कस किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने इस आइडिया की अप्रूवल दी कि आप इस पर काम करें। इसका जो नाम है वो हज फंड है, हज फंड। अच्छा, अब इसकी बात यह है कि ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुकम्मल होने के लिए आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं और बड़ी उम्मीद है कि आने वाली जो हज पॉलिसी है ना वो इसके मुताबिक हो। बिल्कुल ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया, लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छा लगा हमें जान के। आई होप कि इस पे अमल हो। इमरान खान साहब चूंकि बड़े इंस्पायर्ड भी हैं महातिर मोहम्मद से, उनकी बड़ी मिसालें भी देते हैं और महातिर खुद एक बड़े रोल मॉडल हैं, जिस तरह के कानून साजी वो मलेशिया के अंदर लेके आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सिस्टम आए, कम पैसे रखें, 2 साल बाद हलाल प्रोजेक्ट से ज्यादा हो जाएं और आप हज कर लें। इस वाले से आपको बताते रहेंगे। ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ अमेरिका के हवाले से जो कि मालियाती जराइम का गढ़ बन गया है। अमेरिकी वजारत खजाना की खुफिया दस्तावेज से यह इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है दैट रीचेस अप टू ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स। इस ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग में आलमी बैंक्स के अफसरान भी मुलव्विस पाए गए हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर 1000 अरब से जायद की रकम मुंतकिल हुई है। और अब अगर मजमूई तौर पर मुख्तलिफ बैंक्स की बात करते हैं डियर व्यूवर्स, तो इसमें बड़े बड़े बैंक, जिसमें डूचे बैंक है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 1.3 ट्रिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। सो इस बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मिलान 64 बिलियन यूएस डॉलर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक more than 166 billion US dollars and so इसमें तकरीबन 7-8 बड़े बैंक हैं इंक्लूडिंग सिटी बैंक, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, HSBC, बार्कलेज, JP मॉर्गन और जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं जो मेन स्ट्रीम के बैंक्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन इट एंड आई वाज जस्ट इंक्लूडिंग अ ट्वीट, इसलिए मैं ट्विटर भी देख रहा था साथ साथ। सो दिस इज द स्टोरी और ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कि आने वाले वक्त में किसी बहुत बड़े स्कैंडल का पेश खैमा भी हो सकता है। एक्सपर्ट के साथ भी बहुत डिटेल तौर पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि अमेरिका के हवाले से इट्स अ बिग न्यूज़ कि कितनी बड़ी जो पिक्चर है इकोनॉमी की, उसके अंदर से खोखलापन कितना ज्यादा है, उसमें इस पे बात करते रहेंगे। खैर अब हम टाइम चूंकि कम है, आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने। हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस में हमारे साथ हैं खुशी बाट। थैंक यू सो मच खुशी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू गाइस? आई एम गुड टू। क्या बताने वाली हैं आज? आज मैं आपको कोर फंक्शन ट्रेनिंग बताऊंगी, एब्स एंड कोर लाइक सेम, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी 3 एक्सरसाइजेस, ठीक है। 20 रेपिटेशंस करेंगे और 5 राउंड्स करेंगे इसके, ठीक है। फर्स्ट इज ऑन द फ्लोर। ओके, नीज आपके स्टमक के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। स्टमक टाइट होना चाहिए, हैंड्स बिहाइंड। क्यूब आइस के ले लेने जितना आप लाइक करते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद मिंट लीव लेके आपने इसको थोड़ा सा दबा लेना ताकि इसका क्रेमा बाहर आ जाए और ग्लास के लास्ट पे लगा के इसके अंदर फेंक देना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा दबा लेना लेमन को ताकि लेमन के चंक्स भी आ जाएं उसके अंदर, ठीक है। आप ड्रिंक लें तो उसमें चंक्स आने चाहिए। उसके बाद आपने इसमें सोडा मजेदार ड्रिंक बना रहे हैं। इमरान वहां से दिल ललचाई नजरों से देख रहे हैं। की तरह ठंडी ड्रिंक बन रही है। जी बिल्कुल। खैर मीनवाइल जब ये ड्रिंक तैयार होती है आखिरी मराहिल में, वैसे बन तो रही है, और उसके बाद आपने इसमें सोडा ऐड किया 120 ml जाना है, ठीक है। और मुझे बताना जब मैं बर्थडे विश करने। नहीं आप कर ले मैं नौशेफ नुमान को वही चुप कर। लाइव शो सो ये चल रहा है, कोल किचन भी साथ साथ चल रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब की बर्थडे है, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद है इस वक्त। उनकी आज 69th बर्थडे है, सो हमने जरूरी समझा कि शहबाज शरीफ साहब को विश करें। सो हैप्पी बर्थडे मियां साहब। जी आप तो आपने तो शहबाज शरीफ साहब को विश कर दिया, हम विश करेंगे पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान मोइन खान जिनकी आज 59th बर्थडे है। अपने दौर के बड़े बेहतरीन विकेट कीपर भी रहे और 1992 का जो वर्ल्ड कप जीता था उस फातेह टीम का स्क्वाड का भी हिस्सा भी थे। तो आप वी विश देम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वेरी हैप्पी बर्थडे टू मोइन खान साहब एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद फ्यू सेकंड्स। तो ड्रिंक रेडी है? जी सर, ड्रिंक रेडी है आपकी। दिखाइए जी हमारी, वी कॉल इट क्लासिक मोहितो और ये तैयार है विद लॉस ऑफ आइस एंड शुगर एंड लेमन एंड सोडा एंड ऑल एंड नोमान शेफ की बातें भी इसमें शामिल हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। भी आपसे इजाजत लेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।